हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिनके भी एग्ज़ाम पटवारी के चल रहे हैं हो गए हो, आई होप अच्छे गए हो। और जो जिनके भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी के हो गए, फॉरेस्ट गार्ड के हो गए, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। हम फॉरेस्ट गार्ड के कुछ पेपर डाल चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज देख लीजिए, काफी आपको हेल्पफुल होगा। और साथ ही आज जो हम डिस्कशन कर रहे होंगे वो ये है कि एमपीएसआई की वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं। साथ ही चांसेस है एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज भी आए। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर की एमपी पुलिस कांस्टेबल की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2022 में एमपी कांस्टेबल के जो भी पेपर्स हुए, जितने शिफ्ट्स थी, उसके क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए ला रहे होंगे और डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि लास्ट ईयर ही उसका पेपर हुआ था और कांस्टेबल की एसआई की वैकेंसी नहीं है, तो चांसेस है इस बार कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसीज एमपी पुलिस में देखने को मिले। तो इसके लिए ये सीरीज आप लोगों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये काफी आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसी के साथ ही हम एलआर की एक नई पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्टेट एग्जाम में जितने भी जिस टाइप के एलआर के क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। साथ ही व्यापम के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एलआर के, वो सभी आपको टॉपिक वाइज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आज हम पेपर डिस्कस कर रहे होंगे वो है कांस्टेबल का पेपर, जो कि आपका 28 जनवरी 2022 को शिफ्ट 1 में हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, उनका पैटर्न कैसा रहा था। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, सरसों के उत्पादन के लिए किस क्षेत्र की जलवायु सबसे अनुकूल है। तो जो भिंड है, यहाँ पे सरसों मुख्यतः जानी जाती है, यहाँ की जलवायु सबसे उपयुक्त है इसके लिए। तो भिंड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले मैं बता चुका हूं, जैसे यहाँ पर गिवन है जो ग्रीन मार्क है, ग्रीन मार्क ये शो कर रहा है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर भी भिंड है और जो कैंडिडेट ने आंसर दिया है वो भी भिंड है। और जो ग्रे है, ग्रे मार्क ये दर्शा रहा है कि जो आंसर है वो कैंडिडेट ने दिया है और वो रॉन्ग है। साथ ही अगर कैंडिडेट स्किप करता है तो उसको भी ग्रे से दर्शाया है। इफ कैंडिडेट, जो ये येलो मार्क है, येलो मार्क बताता है कि ये करेक्ट आंसर है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ग्रे मार्क जो है ये कैंडिडेट ने किया है, तो ये गलत आंसर है। उन्होंने करेक्ट आंसर बताया जो कि येलो मार्क में आपका मार्क्ड है। ठीक है, आइए तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी में लिंग अनुपात क्या है। यार ये जो है इसका 984 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट डाटा होता है कि हमारी जनगणना के अनुसार किसकी आबादी कितनी है, लिंगानुपात कितना है, सबसे साक्षर जिला। ठीक है, साथ ही महिलाओं का प्रतिशत कितना है या महिलाओं का अनुपात कितना है, ये सब भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। हनुमंतिया किस बांध के किनारे स्थित है। जो इंदिरा सागर बांध है खंडवा में, उसके किनारे हनुमंतिया टापू स्थित है। तो बेसिकली यहाँ पर हर साल जल महोत्सव बनाया जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये भी दे सकता है कि हर साल जल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो इंदिरा सागर हनुमंतिया टापू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह बेस का निधन किस वर्ष हो गया था। तो 1977 इसका करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो विश्व स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो खिलाड़ी, साथ ही मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कौन से खेलों में भाग लिया, कौन से खेलों का प्रतिनिधित्व किया, उनका जन्म कहां पर हुआ, उन्हें कितने सम्मान मिले, किस वर्ष मिले, ये सभी आप सभी को अच्छे से देखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। चंद्र नायडू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस विधा से संबंधित थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्रिकेट। जो निधन से जुड़े चर्चित चेहरे होते हैं, जिनका हाल फिलहाल में मृत्यु हुई हो, निधन हुआ हो, तो उनसे
क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि उनको सपोज किसी का निधन हुआ, उनको पद्म विभूषण मिला था, तो वो ये नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछ लेगा इस व्यक्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था। तो हम सोचते हैं यार ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, बल्कि वो करंट का ही क्वेश्चन रहता है, वो उसको थोड़े अलग टाइप से पूछता है। तो ये हम लोगों को देखना है, जितने भी व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, उनको पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था और कब मिला था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ? ये सभी को पता है, इंदौर में हुआ था। साथ ही हमारी जो लता मंगेशकर जी थी, जिनका निधन हुआ है, उससे भी क्वेश्चन अभी आ सकता है, उनका जन्म भी इंदौर में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। कलिया देह महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो शिप्रा नदी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिप्रा नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। झाबुआ जिले में किस उत्पाद को स्थानीय रूप से काली मासी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुर्गी का मांस। आप सब एक हमारी जो फेमस साथ ही इसके अतिरिक्त भी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि हमारी जो कड़कनाथ प्रजाति है, बालाघाट की काफी फेमस प्रजाति कड़कनाथ, उसको वो हमारे मध्य प्रदेश की जो मुर्गी की नस्ल है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये यहाँ पे जो है मुर्गी का मांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथ ही आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में डोरंड लाइन का निर्धारण के समय वायसराय कौन था? तो जो नॉर्थ लैंसडाउन है, जब भारत में डोरंड लाइन की स्थापना की गई थी। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वायसराय कौन था, साथ ही डोरंड लाइन किसके बीच की लाइन है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है वो डोरंड लाइन कहलाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है वो रेड क्लिफ कहलाती है। ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके से, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने, तो मैं जैसा पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, आपको लूसेंट में स्टैटिक जीके का लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें विश्व में पहला कौन था, देश में पहला कौन था, विश्व में पहली महिला, देश में पहली महिला, और साथ ही खेल, इनका एक अच्छा पूरा डिटेल दिया गया है। तो लूसेंट से आप ये सभी अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको ये अच्छे से वहां पे देख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान ने हाल ही में 2021 में नाइट सफारी स्टार्ट की? तो यार वन विहार नेशनल पार्क जो है, बेसिकली भोपाल का नेशनल पार्क है वन विहार, यहाँ पर नाइट राइड सफारी का स्टार्ट हुआ है। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो आप देख रहे हैं 2021 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं अभी बात करता हूं तो आपको 2022 का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, साथ ही अभी वाला जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी मान लीजिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है बट आ सकता है, इसके काफी चांसेस है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे। 1957 की शुरुआत में मध्य प्रदेश की विधानसभा की शक्ति विधायी थी, मतलब कितने बेसिकली यहाँ पर सदस्य थे? तो जो 288 है, 257 में 288 सदस्य थे, ये 288 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीडीपी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो यार जो पुराने वाहन की बिक्री है, इसे कंप्यूटर का निर्माण हमारे जीडीपी में सहयोग करता है, इसे तो शामिल किया ही जाएगा। कृषि उत्पाद को भी किया जाएगा, वाहन निर्माण को भी। जो पुराने वाहन है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये जीडीपी में अब सहयोग नहीं करेंगे, तो इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो यार जो चंपारण बिहार में आंदोलन हुआ था, वो सबसे पहला हमारा सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, चंपारण जो था वो पहला हमारा सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। आगे चलेंगे। पंचपीर की दरगाह कहां पर पाई जा सकती है? जो खिलमासा है, खिलमासा यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे चलेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस शहर में? आप सभी को पता है उज्जैन में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, कहते हैं इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये अजमेर जो है राजस्थान में, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन जीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
आगे चलते, निम्नलिखित में से किसमें राजकोषीय नीति की प्रधानता को चुनौती नहीं दी गई? ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है यहाँ पे करेक्ट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री मदद योजना का उद्देश्य किसके कल्याण के लिए? तो आदिवासी परिवार जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, एमपी में जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की गई है उससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो जो लेटेस्ट जितनी भी मध्य प्रदेश में योजनाएं लॉन्च की है, महिलाओं से रिलेटेड, कन्याओं से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड जो भी योजनाएं अभी आई है उनको आप सभी को अच्छे से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आगे चलेंगे। नेपाल का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता है वॉलीबॉल है, तीरंदाजी नहीं है, वॉलीबॉल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नुआखाई यार एक फेमस त्योहार है उड़ीसा का, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये रिपीट हुआ है सीधे सीधे एसएससी एग्जाम्स में भी। तो नुआखाई जो है उड़ीसा का त्योहार होता है, अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा आपको काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, साथ ही जो हर साल सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है वो कहाँ पर होता है, आपका लिली फेस्टिवल कहाँ पर होता है। ठीक है, नुआखाई, लोसांग, लोत्सांग, ये सभी जो त्योहार है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और श्योरली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, नुआखाई फिर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दांडी मार्च यात्रा के दौरान साबरमती से दांडी आश्रम तक पहुंचने में पूरे 24 दिन यहाँ पे लगे थे, तो जो 24 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो गेम से संबंधित नहीं है? पाइनस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तारा उत्तरी क्षितिज के निकट स्थान पर दिखाई देता है? जो ध्रुव तारा जो होता है हम लोग हमेशा कहते हैं उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, स्थिर रहता है। प्राचीन काल में इसका उपयोग दिशा देखने के लिए भी किया जाता है। हम कहते हैं कि उत्तर दिशा में दो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है वो ध्रुव तारा है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? यार भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जो पदार्थ की अवस्था होती है वो पहले कोई और अवस्था में होता है एंड भौतिक परिवर्तन के कारण उसकी अवस्था सीधी सीधी चेंज हो जाती है। जैसे कि आटे से रोटी का बनना, इसमें अवस्था चेंज नहीं हुई है, ठीक है, वो उसी फॉर्म में यहाँ पर बरकरार है। कच्चा ऑमलेट बनना, सब्जियां पकना नहीं। अगर बर्फ पानी बनी, जो बर्फ है ये ठोस अवस्था है, ठीक है, पानी बनना आपका द्रव अवस्था है, तो सीधे सीधे अवस्था परिवर्तन हुई है, तो ये भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य की रीढ़ में कितने कशेरुक होते हैं? तो जो 33 है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक जीव जिसका शरीर स्लो लेग्स गर्दन स्ट्रिबिल में विभाजित है वो क्या है? फीताकृमि जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर फीताकृमि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं साइंस की बात करूं तो व्यापम का जो साइंस है, जो पीबी का पैटर्न होता है उसमें साइंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है। अगर मैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताऊं तो बायो में आप सभी को जितने प्राणी जगत के टाइप है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही जितने भागों में जीव विज्ञान को बांटा गया है आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको विटामिन और उसके रासायनिक नाम पढ़ने हैं। साथ ही किसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन में, वो आपको पढ़ना है। साथ ही जो इसके टाइप होते हैं, वायरस होता है, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ये क्या होते हैं और इनके जो डिटेल है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जीव विज्ञान की बात। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप लोगों को किसने कितनी खोजें की, मतलब जो भी खोज करता था उसने वो खोज कब की, साथ ही आपको जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गीकरण कैसा किया गया है वो आपको याद रखना है। और आपको जो भी रासायनिक नाम है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, इनके रासायनिक नाम और भौतिक नाम क्या है ये आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं बात करूं, मैंने ये सेम चीज आपको जो हमने एनालिसिस किया था आबकारी कांस्टेबल का,
आबकारी आरक्षक का, उसमें मैंने बताया था एनालिसिस करके कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ सकता है, और सेम टाइप के क्वेश्चंस पटवारी में भी देखने को मिले हैं। तो ये इसीलिए आपको जरूरी हो जाता है इस टाइप का एनालिसिस, जो कि एग्जाम में काफी आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आगे चलेंगे। मैं अगर बात करूं कि अगर फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो यार जो तत्व और उसकी अवस्था, मतलब मैं बात करूं जैसे कि इकाइयां जो होती है उसमें, ठीक है, जैसे कि दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, साथ ही उनके मात्रक आपको लोगों को अच्छे से याद रखना, और खोजे किसने, किसकी खोज की, फिजिक्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे। उस धातु का नाम बताइए जिसे लोहे पर जंग लगने से, तो यार जिंक का लेप किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, जंग लगने के लिए से बचाने के लिए जिंक का उसमें जो लेप है वो किया जाता है, तो जो जिंक है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, आगे भी आने की संभावना है। सार्वभौमिक दाता के रूप में ओ को जाना जाता है, ये सभी को अपना रक्त दे तो सकता है, लेकिन अगर ये अपना, इसको अगर रक्त की जरूरत हो तो सिर्फ ओ को ही ओ दान कर सकता है। ठीक है, जो ओ को है सार्वजनिक दाता कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सार्वजनिक ग्राही किसको कहा जाता है, तो ए बी को सार्वजनिक ग्राही कहा जाता है। ये सभी से, मतलब ये इसको बी समूह से भी ले सकता है, ये ए से भी और ओ से भी। तो जो ओ रहता है वो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि अगर किसी में खून की कमी हुई, ओ उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसको सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वही रक्तदान कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या शरीर व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए? तो हाँ भाई, जितना हम कर सकते हैं उतना ही करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। नॉर्मल एक क्वेश्चन था। तो यार ये जो अल्ट्रासाउंड उपकरण है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पे काम करता है। आप सभी को पता है हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुन सकते हैं, इससे कम और इससे ज्यादा ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। आगे चलेंगे। पॉलीथीन किसका बहुलक है? जो एथेन है, यहाँ पे एथेन का बहुलक होता है, पॉलीथीन का मोनोमर है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजली गिरने के दौरान हवा में निर्मित उच्च तापमान और दबाव नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। लगातार फसलों की खेती से मिट्टी में पोषक तत्व बनते हैं। यार अगर लगातार हम मिट्टी में फसल उगाते चले जाएंगे तो जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, निर्बल होती जाती है, तो जो निर्बल है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसकी तुलना में कौन सा सही है? यार जो चंद्रमा पे कोई वस्तु है उसका पृथ्वी पे भार का जो होता है ना वो 16 गुना होता है। ठीक है, ठीक है, मान के चलो कोई वस्तु चंद्रमा पर है, उसका भार वहां पर 1 kg है। ठीक है, तो यहां पर जो है उसका भार जो होगा 1/16 टाइम्स होगा, या मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं कि अगर उसका धरती पे वेट 16 है तो चंद्रमा पे उसका वेट 32 हो जाएगा। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इस टाइप के डिस्कशन से एक फायदा ये होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एज इट इज एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि हमने जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर डिस्कस किया था जस्ट आपके पटवारी के पेपर से पहले, तो सब ग्रुप के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, जो जीके के क्वेश्चन थे, वो एज इट इज हमें पटवारी में भी देखने को मिले। और जो पटवारी का 2017 का पेपर मैंने एक डिस्कस किया था उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज पटवारी के पेपर में आए हैं। तो इसलिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में हमको हेल्प कर पाए। आप सभी को पता है एक एक नंबर पॉइंट नंबर काफी जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो ये सभी हमें जरा सी भी चूक नहीं रखनी है, जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, आने वाली जो सीरीज एलआर की स्टार्ट होने वाली है, अगर आप उसको अच्छे से पूरा देख के फॉलो कर लेंगे तो
लॉजिकल रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो पूरे स्टेट के एग्जाम्स को ही ध्यान में रखकर पूरा हमने टॉपिक्स तैयार करे हैं। साथ ही जो व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग के, वो आप सभी को पूरा बताएंगे, ठीक है। और साथ ही जो जैसा मैंने बताया कि चांसेस है पुलिस की एसआई और जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है वो फिर से आए, तो इसके लिए हम कांस्टेबल का जो 22 पूरे पेपर है वो एक अच्छा डिस्कशन कर रहे होंगे। साथ ही हम एसआई का पेपर लास्ट ईयर जब हुआ था उसके क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं यार। WHO का संक्षिप्त रूप आप सभी को पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। अगर मैं इसके कार्यालय की बात करूं तो जेनेवा रोम में इसका कार्यालय है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से जो है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा वह मेरे दादा के इकलौती बहू की बेटी है। तो यार इसको करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप उसके स्टेटमेंट से ही ये चीज को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वह मेरे दादा के इकलौती बहू की बेटी है, ठीक है। तो यार मैं यहाँ बना लूंगा मोहन, ठीक है। मोहन के यहाँ पर हो जाएंगे पिताजी, ठीक है। पिताजी के पिताजी हो जाएंगे ये जो है मोहन के दादाजी, ठीक है। वह मेरे दादा के इकलौती बहू मतलब इसकी मदर, इसकी माताजी, ठीक है। बहू की बेटी है तो ये हो जाएगी इसकी बेटी। तो यार अब मोहन से इसका क्या संबंध आया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मोहन जो हो जाएगा वो भाई हो जाएगा, तो जो ब्रदर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज का ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ठीक है। तो यार कुछ नहीं, मैं आपको एक सीधी मेथड बताता हूं, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, उससे एक अच्छी क्लियरिटी रहती है। साथ ही मैं बताता हूं जैसे आपको रफ पेपर मिलेगा तो आप रफ पेपर के एक सेक्शन में ABCD लिख लीजिए और उसको रख के छोड़ दीजिए, आधा पेज पूरा वहां पे छोड़ दीजिए, तो अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग वहां पे कर पाओ, ठीक है। अब ABCD कैसे लिखनी है, ABC यहां से आपको नंबरिंग देनी है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ऐसा ही आपको N तक लिखना है जो 30 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आप स्टार्ट करोगे वो यहाँ से M से स्टार्ट करोगे इसके नीचे से, और जो Z है यहाँ पे 26 आपका इस टाइप से खत्म हो रहा होगा। क्या होता है कि कई बार जो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं ना वो आपको उल्टे वर्ड भी देते हैं, मतलब A जो है Z से रिलेशन शो करता है, तो इसीलिए इस फॉर्म में आप सीरीज अल्फाबेट की पूरी लिख लीजिए, आधा पेज पूरा छोड़ दीजिए, जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आएगा आप इस लिखी हुई ABCD के नीचे इसको आराम से सॉल्व कर लेना। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक एक नंबर आपको वहां बचाना है, जल्दीबाजी में हम कोई गलत क्वेश्चन नहीं कर जाए, तो ये बेस्ट ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। आगे चलेंगे, त्वचा, उतक और कोशिका। अब आप सभी को दिख रहा है कोशिका, उसके बाद आता है उतक, इसके बाद आता है त्वचा, ठीक है। जो उतक है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और जो त्वचा जो कोशिका है वो उतकों से मिलकर बनी होती है, और जो उतक मिलते हैं तो वो हमारी त्वचा का निर्माण करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग कर लोगे। इसको ऐसा देखना है कि जैसे ये यहाँ पर जो बाहर निकली हुई आकृति है वो है यहाँ पर ये, ठीक है, ये कर्व एरिया, तो जो इधर इमेज बनेगी उसमें भी ये एज इट इज यहाँ पे बाहर निकलेगी। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपको बता रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टीवी देखता हूं तो मेरे पास खाना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। मैंने टीवी देखा, मेरे पास खाना नहीं है, मैंने टीवी नहीं देखा, ये जो है ये बी जो ऑप्शन है पूरा मीनिंग चेंज कर दे रहा है, ठीक है। सेम मैंने खाना खा लिया, ये भी बात नहीं कर रहा, तो जो ऐसी है ऐसी स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अमर रीता का पति है जो अमर की माँ के पति की बहू है।
तो यार ये जो मैंने बताया था करने का तरीका, ऊपर आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए। हम जो LR का ब्लड रिलेशन का वीडियो अपलोड करेंगे उसमें भी इस चीज को और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए जो मैंने मेथड बताई थी। इफ स्टिल कुछ इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम जल्दी आपको LR वाला वीडियो आपके लिए ला रहे होंगे। तो आई होप वहां पर आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट ये खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, ये आप कर लोगे। थका हुआ, नींद, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादल रहेंगे तो बारिश। कोई थका हुआ रहेगा उसे नींद लग जाएगी, ठीक है। अब बादल रहेंगे तो बारिश हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है ये ऊपर की तरह स्टेटमेंट है जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। इसको भी आप एक बार ट्राई करिए। हाँ, ये जो है ये हमारे बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें एक असमानता वाला शब्द छांटना है। तो जो भी आपको नंबर दिखते हैं सबसे पहले आपको उसमें यह देखना है कि क्या वो नंबर कोई स्क्वायर है, क्या वो नंबर कोई क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे तो जैसा पहला ऑप्शन 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है। तो यार ये तो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। बी ऑप्शन भी 4 और 6 जो यहाँ पर हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। अगला जो है 5 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 और 49 मिल जाएगा। तो यार ये सभी स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, बट जो ऑप्शन डी है ये स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अलग वर्ड जो है यहाँ पे असंगत हो जाएगा। आगे चलेंगे। केप टाउन जो है यार दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो दोहा जो है किसकी राजधानी है? तो कतर की राजधानी होती है दोहा। तो जो कतर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो बीच की आकृति है सबसे पहले उसको पॉइंट आउट करना है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि जो त्रिभुज बना है और एक गोला बना है। सेकेंड इमेज में क्या हुआ है, गोला ऊपर आ गया, त्रिभुज नीचे आ गया है, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा कि जो त्रिभुज है वो एज इट इज हमारा ऊपर आ जाएगा त्रिभुज, और जो वर्ग बना हुआ है, जो स्क्वायर बना हुआ है, त्रिभुज के बाद स्क्वायर आना चाहिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में त्रिभुज के बाद स्क्वायर है, नहीं, ये हो जाता है गलत। दूसरे ऑप्शन में है, इसमें है, नहीं, ये होता है गलत। इसमें त्रिभुज के बाद स्क्वायर है, इसमें त्रिभुज के बाद स्क्वायर है, मतलब अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब हमें जो दूसरा डायग्राम गिवन है उसको देखना है। तो ये क्या है यार, ये उल्टा है, ठीक है, एस एस। तो ये जो है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो जैसे कि यहां पर ये बना है यहाँ, अब इसका जो डायग्राम है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के जो बेसिकली सीधे सीधे मिरर इमेज है, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन में मिरर इमेज कहां बन रहा है? नहीं, यहां पर मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसमें मिरर इमेज बन रहा है। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसा करना है, आगे भी आएंगे ये क्वेश्चन, अभी भी पेपर में आए हुए हैं। इसको जो करने की मैंने ट्रिक बताई है, इसी ट्रिक को आपको यूज करना है। इसी टाइप की और ट्रिक्स भी हम आगे LR के वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यार ये आप लोग कर लोगे, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। कौन से टूटे हुए कांच के बर्तनों को दर्शाता है कौन सी संख्या, ठीक है। जो जो त्रिभुज हो जाएंगे वो हो जाएंगे बर्तन, वृत्त हो जाएंगे आपके कांच, आयत जो है वो हो जाएंगे टूटे हुए कांच। तो जो 6 है वो इन सभी का कॉमन एरिया है, तो ये इस सभी की संख्या को दर्शाएगा। तो 6 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सीरीज में नंबरिंग काउंट करना है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अपने को विषम छांटना है, कौन सी संख्या यहाँ पे विषम हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो जो मैंने पहली चीज आपको बताई थी कि आपको संख्या में स्क्वायर देखना है, क्या वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में हमें कोई स्क्वायर वाला लॉजिक तो नहीं दिख रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में भी हमें स्क्वायर वाला कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, मतलब अब स्क्वायर का लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लग रहा होगा। दूसरी एक चीज स्क्वायर के बाद आपको देखनी है, क्या वो संख्या एक दूसरे को डिवाइड करेगी। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 8 5 को डिवाइड करता है, ठीक है, ओके, एक लॉजिक ये पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन में बात करूं तो 12 132 को डिवाइड करता है, ठीक है, ये भी डिवाइड कर रहा है। अगला मैं ऑप्शन देखूं
तो 13 182 को डिवाइड करेगा, 13 एकम 13, 5 बचा 2, 13 चौक 52, ये भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप क्या 15 210 को डिवाइड करेगा, तो 15 भी 210 को डिवाइड यहाँ पे कर रहा है, तो चांसेस है कि ये भी लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसी टाइप का कोई लॉजिक यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या यहाँ पे पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा करने का तरीका ये कि हम यहाँ पे यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। अगर मैं 5 और 6 को ऐड करूं तो 11 और 8 ये असमान है। ठीक है, 132 को मैं अगर करूं तो 6 आ रहा है यहाँ पर, ये भी एक असमान है। ठीक है, इधर 6 है, इधर 12 है, ये भी नहीं। इसको देखूं मैं 10 11 और 13, ठीक है 11 और 13 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो 3 और 6 ये भी नहीं हो सकता। तो यार इसी टाइप का हमें यहाँ पे कोई लॉजिक देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरह के लॉजिक जो मैंने 3-4 तरीके बताए हैं वही आप लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, क्या इनमें से कोई लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो सकता है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ट्राई करिएगा इसको। जिससे कि इसमें आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन करने का भी यही तरीका है कि आप इसको यहीं से बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये लाइन सेम यहाँ की आपकी एक लाइन रहेगी जो फॉलो हो रही होगी। तो चारों ऑप्शन में इस टाइप की लाइन, ये देखिए ये लाइन यहाँ पे चारों ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, अब ये लाइन के बाद आपको दूसरी चीज देखनी है कि यार वो किस टाइप की एक इमेज फॉर्म करना चाहिए। तो ये इमेज वो यहाँ पे कोई इस टाइप की एक छोटी इमेज रही होगी जो वो यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब वो कहाँ का बनेगी, पहला ऑप्शन है इसमें बन रही है, नहीं। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं बन रही क्योंकि इसका ये एरिया इस साइड हो गया है, जबकि ये एरिया यहाँ पे आएगा। तीसरे और चौथे ऑप्शन में ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों में से हमारा कोई एक पॉसिबल आंसर होगा। अब हम देखेंगे कि यार देखो यहाँ पर जो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर एक लाइन गई है, तो हमारे यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसके ऊपर लाइन जानी चाहिए। तो यार ये लाइन यहाँ से जानी चाहिए थी, इसमें यहाँ से गई, ये गलत हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीरीज का क्वेश्चन है, गलत क्रम का पता लगाना है। इसको माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, माइनस से अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो अगर मैं इसको सीधे सीधे देखूं तो यार ये मुझे सबसे पहले ना एक स्क्वायर की टर्म लग रही है। ठीक है, ये जो है ये है 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये 14 का स्क्वायर लग रहा है, ये मुझे 16 का स्क्वायर लग रहा है, 13 का स्क्वायर लग रहा है, 201 है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये यहाँ पर एक गलत क्रम हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले हमें सीरीज में भी सेम स्क्वायर देखना है कि क्या स्क्वायर की वहां पे कोई सीरीज बन रही है, नहीं बन रही होगी तो हमें वहां पे डिफरेंस देख, क्या डिफरेंस की कोई सीरीज बन रही है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये कढ़ाई जो है हमारा कपड़ा से संबंधित है, तो जो चीज है जो पीछा है ये यहाँ पे धातु से संबंधित हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विषम संख्या को पहचानने का मैं आपको बता चुका हूं कि हमें डिवाइड करके देखना है कि क्या, पहले तो हमें स्क्वायर देखना है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती, हमें फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से कौन सा ऑड नंबर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यार 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, लेकिन इसमें जो है ये संख्या क्या इसी से विभाजित हो पाएगी, आई थिंक नहीं, तो ये यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो इस टाइप की हमें लॉजिकल सोच वहां पर करनी होगी। ये क्वेश्चन ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, वैसा करने का ट्राई करिएगा। अरुण मोहित वाला भी इस टाइप के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाला भी मैंने सेम आपको क्वेश्चन बताया था। आगे जाएंगे। एक राशि इतने वर्ष से प्रतिवर्षित ब्याज कितने टाइम में बोल रहा है कि राशि इतनी हो जाएगी, जिसमें ब्याज की रेट दी हुई है। तो यार इसको करने में बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो कि a = P1 + R/100 जो है इसकी पावर n, जो n है यहाँ पर ईयर से, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर्मूले वाला बात यहाँ पर नहीं होगी, फॉर्मूले के अलावा भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो कि
आप 28/100 को ब्रेक कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6/25, ठीक है, सॉरी 7/25। तो 25 जो है ये मेरा ये हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा है 25 और 7 32। तो ये यहाँ पे 25 और 32, पहले तो आप देखिए 2 साल में ये जो राशि है इसके इक्वल होना चाहिए। सेम फिर हम 3 साल के लिए देखेंगे, ये इसके इक्वल होना चाहिए करके। तो ये एक और मेथड है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बाकी मैं रिकमेंडेड करूंगा जो फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पर एक अच्छी मेथड हो जाएगी। प्रत्येक पद में 49:81 का अनुपात में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि अनुपात 7:9 बन जाए। तो यार ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका यही है कि आप 49 माइनस एक्स अपॉन 81 माइनस एक्स, क्योंकि वो सेम संख्या घटाने की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 7/9 कर देना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यार इसको सॉल्व करने का भी यही तरीका 21/23। 181 को हम कितने भागों में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करने का एक तरीका ये है कि 181 लिखिए, ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो ये हम किस संख्या से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको मतलब मैक्स टू मैक्स पार्ट में हमें ब्रेक करना है ताकि हमें 181 मिल जाए। आई थिंक 23 से 17 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी टाइप से इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, इजी है। आगे चलते हैं। यार इनके सभी के एक औसत दिए गए हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बेंच 40, 50, 60 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली 30, 50, 70 द एवरेज मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट इज। तो यार ये जो संख्या दी हुई है और ये उनके एवरेज नंबर दिए हुए, तो यार इसको आप लोग कैसे करेंगे कि हम टोटल मार्क जो है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या जो होती है वो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो 40 × 30 प्लस 50 × 50 प्लस 60 × 70, ये जो है हमारे ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 40 प्लस 50 प्लस 60, इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। आगे चलेंगे, सेंटीमीटर में बदलिए। यार ये आप लोग कर लेना, इजी क्वेश्चन है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सभी इसको ब्रेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपको 1200 प्लस 45 सेम इसका एक रेशियो दे देगा, तो वो यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा। इजी है, कर लेंगे। यार ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन करे। वो ये बताता है कि एक आदमी के खर्च और बचत का अनुपात, तो इसको मैं सीधे सीधे मान लेता हूँ 700, ठीक है, इससे करने में इजी होता है। ये इसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बचत इसकी हो जाएगी 500, तो वो आदमी की आय कितनी हो जाएगी, आदमी की आय हो जाएगी यहाँ पे 1200, मैंने माना है, ठीक है, माना है। अब उसकी इनकम वो बोलता है 40% से इंक्रीज हो जाती है। तो अगर उसकी इनकम 1200 है, 40% से वो इंक्रीज होता है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 480। 480 से इसको बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1680। तो 1680 यहाँ पे इसकी इनकम हो जाएगी। और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में 30% से बढ़ा देता हूँ, 7 या 21, 910 यहाँ से इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो मैं 1680 में से 910 घटा दूंगा तो मुझे उसका सेविंग पता यहाँ चल जाएगा, और सेविंग का कितना परसेंट का इंक्रीज है वो हम लोग निकाल लेंगे। इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। एबीसी की वर्तमान आयु है और सी की आयु 35 वर्ष। यार इजी क्वेश्चन है। वर्तमान आयु है तो टोटल आयु हम निकाल लेंगे। तो एबीसी की टोटल आयु इसमें 3 का 2 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। बीसी की औसत आयु, बीसी की टोटल आयु निकल जाएगी 70, ठीक है, इसमें से 70 जाएगी तो 90 में से 70 घटाएगा 20, तो एक ही वर्तमान आयु 20 पता चल गई। आगे चलेंगे, आप कर लोगे। याद रखना इसमें सबसे पहले हमारा जो होता है भाग होता है, गुणा होता है, फिर प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग यहाँ पे इजीली कर लोगे। या आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है तो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 3 में 2 का इंटू करेंगे तो 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 4, सबका यूनिट डिजिट लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -6,
यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा -7। इन सब में आप प्लस और माइनस कर लीजिए और यूनिट डिजिट मैच कराने की कोशिश कीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये रुपए पैसे वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम में पहले भी आ चुका है इसको, ठीक है। सेम आपको मानना पड़ेगा, मैं वैल्यू मान लेता हूं x, ठीक है। 50 पैसे है तो ये मेरा हो जाएगा 50/100x प्लस 25/100x, उसमें इन तीनों का इंटू होता चला जाएगा, इज इक्वल टू 260 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, माना मेरे x है, ठीक है, 1 रुपया है उसके पास, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस, इसमें बोल रहा है कि जो रेशियो 3 है, 3 का इसमें इंटू हो जाएगा, देन 5 इंटू x इंटू 50 पैसे को मैं रुपए में बदलूंगा 50/100 प्लस ये 4 जो उसका पॉइंट गिवन है 4 इंटू ये इनकी संख्या है, ये जो मैं इंटू कर रहा हूँ ना इनकी संख्याओं को कर रहा हूँ, देन x जो मैंने अज्यूम किया है वो, और ये जो है ये उसके पैसे को मैं रुपए में चेंज कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 25/100 और ये जो वैल्यू है ये मेरे 260 रुपए के बराबर हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व करने चाहते हो तो x की वैल्यू रख के भी देख लेना, बाकी वो लंबा पड़ेगा, वैसा करने की नीड नहीं है। सेम ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, कॉमन यहाँ से निकलेगा, कॉमन निकाल के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 6 मेज और 12 कुर्सियां इतने में खरीदी गई, अगर वो बोलता है कि एवरेज पीस ऑफ टेबल इज 750, देन द एवरेज पीस ऑफ द चेयर शुड बी। अब इसको आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। तो इसने क्या दिया है कि एक मेज का औसत मूल्य दे दिया है 750, ठीक है। तो 6 मेज का टोटल मूल्य मैं निकाल लूंगा, उसमें से मैं टोटल मूल्य को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे 12 कुर्सियों का मूल्य पता चल जाएगा, तो 12 को मैं उसमें डिवाइड करके एक कुर्सी का मूल्य पता कर लूंगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। There are 75 students in a play school. 51 are distributed among them, so that each boy gets 62 paisa and each girl gets 72 paisa. What the number of girls in the play school? ठीक है, इसको आप लोग मिक्सचर एलिगेशन से करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दूं किस टाइप से होगा। मान के चलते हैं 62 ये बॉयज हो गया, 72 जो हो गया गर्ल्स का नंबर हो गया, टोटल मेरे पास 75 स्टूडेंट है, इनका मैं नंबर निकाल के इसको इक्वल कर दूंगा 51 के, तो मुझे इनमें रेशियो पता चल जाएगा। एक मेथड ये है, एक मेथड ये कि मैं मान लेता हूं कि जो 75 स्टूडेंट है वो पूरे के पूरे क्या है, बॉयज है, ठीक है, पूरे के पूरे बॉयज है, तो 62 पैसा बॉयज को मिलेगा, तो मैं 62 पैसा को 75 से इंटू कर दूंगा, तो जितने रुपए मिलेंगे वो। उसके बाद में पूरे के पूरे लड़कियां कंसीडर करता हूं, तो 72 पैसा का जो 75 गर्ल्स में इंटू होगा वो, साथ ही इन दोनों का आपस में जो इंटू होगा उसको फिर से मिक्सचर एलिगेशन से आप कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट ट्रिक या मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 68 क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर वाला, गलती से ये वाला भी मैं आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। इफ कोई स्टिल कोई इशू आप फेस करते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। ये वाले क्वेश्चन का जो है आपको जस्ट एक नॉर्मल काउंटिंग करने की, एक रो में नंबर दे दिए गए, ए बाय से 15वें और दाएं से बी दाएं से चौथा है, तो यार बाय से 15th यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेना, ठीक है। ये जो बी है ये फोर्थ है, इसको आप लोग ऐसा लिख लेना, और जो सिंपल वहाँ पे जो थिंग्स गिवन है उसको एज इट इज इसमें हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में बता चुका हूँ, सेम एज इट इज अल्फाबेटिकल सीरीज से होगा। ये हमारा इजी क्वेश्चन है, कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट से आपको वेरीफाई करना है कौन सा, ये डिक्शनरी वाले बेसिकली है कि कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे जो शब्द मेंशन हो वही शब्द यहाँ पे भी मेंशन हो, कोई रिपीट नहीं हो और कोई अलग से शब्द ऐड नहीं हुआ हो, बस सिंपल इसमें लॉजिक ये है।
बाकी जो हम रीजनिंग का मैंने आपको बताया है उसमें भी काफी चीजों को अच्छे तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि यार देन विच वी कैन स्लीप, हम किस पे सोते हैं? बेड पे। ठीक है, बेड को क्या कहा है? बेड इज कॉल्ड स्टोन। बेड को सिर्फ स्टोन कहा है तो हम यही आंसर लिखेंगे, आगे नहीं जाएंगे कि स्टोन को क्या कहा है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, नहीं। सीधे इसमें लॉजिक ये रहता है कि हम किस पे सोते हैं? बेड पे। और बेड को क्या कहा गया है? बेड को यहाँ पे कहा गया स्टोन, तो स्टोन हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, जैसे इसने मैंने बताया था ना, इसने सीधे वर्ड दे दिया, ई को 5 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं। एबीसीडी में लिखोगे ई को सीधे 5 लिख दोगे। हैन जो है इनके जो वर्ड है उसका टोटल ये है, तो जो पेट के जो नंबरिंग ऑर्डर रहेगा उसका टोटल कर दोगे तो 41 आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया था आगे इस टाइप का आपको, अगर आप नंबर कब तक याद रखोगे, ठीक है, लिख लोगे, सीधा आप नंबर देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। सीरीज का ऑर्डर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, इजी क्वेश्चन है, आप देख लेना। देखो ये फिर से आया है, अल्फाबेट का नंबर काउंटिंग वाला फिर से आया है, इसमें देख लेना किस टाइप का लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। तो यार ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं अब यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, एक ये पाइप वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें सीधी सी बात याद रखना है, मैंने पिछले वीडियोस में भी काफी बता। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन डेज, या डेज या टाइम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि यार जो ए है वो इसको 15 घंटे में भरते हैं, जो बी है उसको 18 घंटे में भरता है, बोथ टेप्स आर ओपन 7 घंटे, फिर बी को मैं बंद कर। इसको कैसे करोगे आप? सीधी बात है, मैं 15 और 18 का एलसीएम निकालता हूँ। आई थिंक 90 जो है यहाँ पे इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम ही यहाँ पे टोटल वर्क में मान लेता हूँ। जो टोटल वर्क है वो हो गया मेरा 90। अब मुझे पता करना है ई की इफिशियंसी कितनी है। जैसा मैंने बताया, अगर इफिशियंसी को उधर ले आऊंगा, डेज को इधर ले आऊंगा, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसकी इफिशियंसी कितनी है। तो 15 छिंग 90, तो जो ए की इफिशियंसी है वो हो जाती है 6। ठीक है, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 6। बी की इफिशियंसी यहाँ पे हो जाती है 5। ठीक है, ए की इफिशियंसी हो जाती है 6, बी की इफिशियंसी हो जाती है 5। टोटल इफिशियंसी यहाँ पे हो गई 11। ये 7 घंटे तक तो दोनों ने साथ में काम किया, तो 77 यूनिट यहाँ पे वर्क हो चुका है। अब बचा हुआ है 23 यूनिट। 23 यूनिट बी चला जाता है, कौन बचता है? ए का कितना है? 6। तो सॉरी 77, इसमें बचेगा 13। ठीक है, अब कौन चला जाता है? बी चला जाता है, बचता है। ए की इफिशियंसी कितनी है? 11। तो 13/6 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूं यार। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठ जाना वहां पे कि इसका स्क्वायर, नहीं। सीधा सीधा भाई ऑप्शन से वैल्यू एक्स का मान रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करने की नीड नहीं है सॉल्व, लंबा पड़ेगा, एक्स की स्क्वायर में वैल्यू हो जाएगी, फिर इंटू करके इधर उधर काटोगे, नहीं। सीधे ऑप्शन से वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर बार सॉल्व करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली हमें करना होगा। आगे चलेंगे। सेम इसमें भी वही लॉजिक है, इसमें भी आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ऑप्शन से उठाओ, इसमें आंसर रख दो, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। यार ये तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, बेसिकली जो शंकु होता है वो हमारा इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। एच जो है इसकी हाइट होती है, और आर जो है रेडियस होती है। सीधे सीधे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, फॉर्मूला याद करने की भी नीड नहीं है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। ठीक है, सीधा सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन स्थान के मार्क क्या आना चाहिए यार? डिफरेंस निकाल के देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, माध्यिका, अगर मैं बात करता हूं अभी के पेपर में, तो माध्य, माध्यिका, माध्यक, बहुलक, यार ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं जो आबकारी कांस्टेबल के पेपर्स की, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से सीधे सीधे आए हैं।
यही नहीं, अगर मैं आबकारी के अलावा पटवारी की भी बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो यार ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। आगे चलेंगे। यार ये बोल रहा है भूखंड की लंबाई चौड़े का अनुपात है भूकंप की परिधि। यार तो जो आयत की परिधि होती है वो होती है 2x + y, ठीक है। तो यार इसको जो है पेरीमीटर इसने दिया हुआ है, ये हो जाएगा मेरा 500, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ 2, इन लोगों को मैं जो इसकी लंबाई और चौड़ाई इसको मानता हूँ x + 2x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गई तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया में अगर मैं इस प्राइस का इंटू कर दूंगा तो पर मीटर पे जितना खर्चा है वो मुझे पता चल जाएगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले आनंद की आयु उस समय बालिक की आयु की 1/3 थी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ अभी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। 10 वर्ष पहले बालक की आयु x थी, ठीक है। तो आनंद की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, दोनों में 10-10 आप ऐड कर दोगे, बालक की आयु x + 10 हो जाएगी, आनंद की आयु 3x + 10 हो जाएगी, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ बाला इज 12 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। या वो प्रेजेंट में आ चुके हैं, तो जो बाला की एज थी वो 12 जो है ज्यादा हो जाएगी आनंद से। तो अगर मैं आनंद की एज में 12 जोड़ देता हूं तो मुझे बाला की आयु पता चल जाएगी। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। यूपीए वाला समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यार इसने वर्ग क्षेत्रफल दे दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि स्क्वायर्स एज लेंथ कितनी, एज की लेंथ पूछ रहा है। एज की लेंथ क्या होती है स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 17 जो है सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन ना बहुत। बोल रहा है 67 से कौन विभाज्य है। अब तो इसमें आप लोग तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। ये आपको पहले पता करना पड़ेगा कि 67 किस किस टाइप से आ सकता है। तो ट्राई करिए आप इसको करने का। बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें डिवाइड करना कंपलसरी ही हो जाता है, तो इसके लिए निराश नहीं होना है। कई लोग बार हम देखेंगे कि यार लंबा क्वेश्चन इसको देख के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन लंबा होता है तो 100% चांस है उसका जो आंसर है स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस में ही है। तो बस स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन में चेक करो। थोड़ा सा टाइम जाएगा, 1-1.5 मिनट इसमें जा सकता है, बट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करने का, ठीक है। आगे चलेंगे। कितना कार्य पूरा कर सकते हैं, यार ऊपर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। 550 कार्य ए और बी का देखो टोटल हो जाएगा 550, ठीक है। ये मेरा टोटल पैसे हो जाएंगे। अगर ए और बी का टुगेदर काम कितना है 7/11, तो जो 11 है टोटल वर्क हो जाएगा। बचा कितना 4 वर्क कौन करेगा, सी। तो सी का काम कितना हो जाएगा 4/11। तो 550 में से मैं 4/11 को ले लूंगा तो मुझे सी का हिस्सा पता चल जाएगा, जो कि 200 रुपए। आंसर आ गया। अगला एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्षेत्रफल। यार व्यास πr² वृत्त का क्षेत्रफल का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ये आप लोग करोगे 47 से विभाज्य। देखो मैंने ऊपर ये ट्रिक समझाई थी। इस टाइप के विभाज्य वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो हम डर जाते हैं, यार टाइम लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शन पहले या दूसरे में ही उसका आंसर होता है। देखो यहाँ पर पहले में इसका आंसर हो गया, तो अगर आप इसकी में ट्राई कर लेते यही आंसर पता चल जाता। आप समझो मेरी बात। एग्जामिनर आपको थोड़ा सा आपका वहां स्मार्टनेस चेक करता है, वो ये आपको पूरा सॉल्व करवाने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि लोग देख के इसको छोड़ देंगे। यार मैं 47 से सबको कैसे डिवाइड करके देखूंगा। कोई भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, कोई यहाँ से करेंगे, कोई यहाँ से करेंगे, कोई दिमाग लगा लेंगे यार हो सकता है नीचे से आंसर दिया हो। नहीं, पहले के 2 ऑप्शन में से ही आंसर रहता है। 100% केस मैं बोलता हूँ 70 से 80% केस में यही रहता है। तो इसको ट्राई करिए। ये दूसरे लोग छोड़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग स्मार्ट हो, आपने वीडियो देख लिया, आप लोग इसको कर दोगे, ठीक है। आगे चलेंगे। यदि एक महिला 50 इंच व्यास के 9 संतरे खा सकती है तो 20 इंच व्यास के कितने संतरे खा सकती है। तो यार ये जो है 10 इंच व्यास के वो 9 संतरे खाती है।
तो 1 इंच व्यास के कितने संतरे खा पा देगी? 9/10। मुझे 20 इंच के चाहिए, इसमें मैं 20 का इंटू कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे जितने वो खाएगी उसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने देखो काफी अच्छी ट्रिक डिस्कशन की कि एक डिविजिबल वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसा करना है, पहला दूसरा ऑप्शन देख लो, कर लोगे। साथ ही मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज का काफी अच्छा एक ट्रिक बताया, अल्फाबेटिकल सीरीज लिख लो, उसको सॉल्व कर लो। इसके अलावा मैंने माध्य माध्यिका का क्वेश्चन बताया है। अगर आप लोगों ने एक्साइज कांस्टेबल वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो बिल्कुल पटवारी में वो लोग सही करके आए होंगे। सेम मैंने आपको ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका बता दिया है, ये वाले तो मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी। और मैंने औसत मूल्य वाले क्वेश्चन किस टाइप से करना है, यूनिट डिजिट वाला आपको एक ट्रिक बताया। अगर एक्स में कोई क्वेश्चन आ जाए, एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सॉल्व नहीं करना है। देखो ये वाला मैंने बताया, सीधे ऑप्शन रख दो आंसर आ जाएगा। इस वाले में भी वही करना है। ठीक है, ऊपर भी मैंने काफी ट्रिक बताई, काफी एक्सप्लेन किया एक एक चीज को डिटेल में कि किस टाइप के क्वेश्चंस को देखने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। यार लोग सीधे क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोगों को देखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस टाइप में आता है हमें वो टाइप आइडेंटिफाई करके कैसा टैकल करना है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए थैंक यू गाइज। और इसी तरह से थोड़ा हमें और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करके। जैसा कि मैंने बताया था कि एलआर का हम पूरा स्टार्टिंग से एक सीरीज लाएंगे जिसमें जितने भी 15-20 टॉपिक होते हैं एलआर के इम्पोर्टेंट स्टेट एग्जाम्स के लिए, वो हम पूरा आपको समझाएंगे। एंड विथ एग्जाम्पल में हम हमारे व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एलआर के आप लोगों के सामने लेके आएंगे, बताएंगे एज इट इज कि किस एग्जाम में आया हुआ है, किस टाइप से इसको करना है। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम जो वैकेंसीज है एसआई की और कांस्टेबल की इस साल आने के चांसेस हैं, इसके लिए हम 22 के पुलिस कांस्टेबल के पूरे पेपर्स का वीडियो आपके लिए लाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, किस टॉपिक से आए थे उसका डिस्कशन देखेंगे पूरा, और एसआई के पेपर भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ इसी तरह और वीडियोस के लिए बने रहिए।